गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हनीकॉम टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 7th। आज हमारे इस लेसन का नाम है क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप which was in a small by street in a fashionable part of London. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. इसमें क्या है कि उसमें जो राइटर है इसमें बताता है कि मैं उसे जो था बचपन से जानता था, क्योंकि वह मेरे पिताजी के बूट बनाया करता था। वह अपने बड़े भाई के साथ दुकान में ही रहता था, जो लंदन के फैशनेबल भाग की एक पतली सी गली में है। इस दुकान की कुछ विशेष पहचान थी। इस पर कोई जूते की दुकान होने की पहचान नहीं थी। गैसलर ब्रदर्स के नाम के अलावा वहाँ कोई पहचान नहीं थी, और खिड़की पर कुछ जूते के जोड़े। वह केवल ऑर्डर पर ही बूट बनाता था, और वह जो बूट बनाता था वे सदा फिट ही होते थे। उसके द्वारा बनाए गए जूते जो थे वो सच में रहस्यमय और विस्मयकारी थे। आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, इज नॉट इट awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an order. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. मुझे अपनी शर्मीली टिप्पणियाँ जो है अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा था तो पैरों को उनके हाथ की तरफ आगे बढ़ा रहा था, तो मैंने पूछ लिया, मिस्टर गैसलर, क्या तुम्हारा काम बहुत कठिन नहीं है? और उसने अपनी लाल सी जो दाढ़ी थी उसको अचानक जैसे मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यह तो एक कला है। उसकी दुकान पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बनाए गए बूट जो थे वो बहुत टिकाऊ होते थे। उनमें साधारण चमड़ा नहीं लगा होता था। उन बूटों की विशेषताओं को मतलब उनकी जो सिलाई की गई थी उससे दर्शाया गया था। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. And I would say, "How do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots?" व्यक्ति जो थे उस दुकान पर अन्य दुकानों की तरह नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक जैसे कोई चर्च में प्रवेश करता है तथा एकमात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर वेट करता था। एक भारी तथा गले की और संकरी लकड़ी की सीढ़ियों पर चप्पल की आवाज़ करता हुआ वह सामने आकर खड़ा हो जाता था, बिना कोट पहने, कुछ झुका हुआ, चमड़े का लाबादा पहने, बाजू मोड़े हुए और पलक झपकाता, मानो बूटों के किसी सपने से जागकर आया हो। और मैं उनसे कहता, आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर? क्या आप मुझे रूसी चमड़े के जूते बना देंगे? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, रिटायरिंग व्हेन ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful beast!" When I too had admired it, he would speak again, "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conventionally can." And he would say, "Tomorrow, for nigger." Or if he were his elder brother, I will ask my brother. बिना कोई शब्द बोले वह मुझे छोड़कर वहाँ से जाता था और यहाँ जाता या दुकान के दूसरे भाग में चला जाता। मैं लकड़ी की कुर्सी पर उसके चमड़े की गंध में सांस लेता बैठा रहता। जल्दी ही वह एक सुनहरे भूरे रंग का चमड़े का टुकड़ा लेकर आता और कहता, ये कितना सुंदर टुकड़ा है। जब मैं उसकी प्रशंसा कर लेता था तो वह पुनः बोलता, आपको बूट कब चाहिए? और मैं उत्तर देता, अरे जल्दी, आप सुविधापूर्वक बना देंगे। और वह कहता, कल से 2 सप्ताह पश्चात, अथवा यदि मैं उसका बड़ा भाई होता तो कहता, मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door,
I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, "Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know." He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It should not have creaked. It did. I'm afraid. You got them wet before they found themselves." I don't think so. बीच में मंद स्वर में वो कहता कि धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। गुड मॉर्निंग वह उत्तर देता और वह अपना हाथ में लिए चमड़े को देख रहा था। और जब मैं दरवाजे की ओर बढ़ा तो मैं सीढ़ियों से चढ़ते उसकी चप्पलों की थाप की आवाज़ जो था वो सुन लेता था। वह तो अपने बूटों की दुनिया में लौट रहा था। मैं वह दिन भूल नहीं सकता जब मैंने उसे बोला कि मिस्टर गैसलर, आपका बनाया पिछली बार जो वाला बूट चूं चूं की आवाज़ करता था। वह कुछ समय तक बिना उत्तर दिए मेरी ओर देखते रहे, मानो वह उपेक्षा कर रहा हो कि मैं या तो अपना आरोप वापस ले लूं या उसमें कुछ संशोधन कर दूं। फिर वह बोला, उसे आवाज़ तो नहीं करनी चाहिए थी, पर उसने चूं चूं की आवाज़ निकलती थी। आपने शायद उन्हें ठीक से चिपकने के पहले ही गीला कर दिया होगा। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. "Send them back," he said, "I will look at them." "Jump boot," he continued slowly, "are bad from birth. If I can nodding with them, I take them off your bill." Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." इस पर उसने अपनी दृष्टि जो थी झुका ली, मानो वह उन बूटों को याद कर रहा हो। और मुझे खेद हुआ कि मैंने उसे गंभीर बात का जिक्र कर दिया था। "उन्हें मेरे पास भेज दो," वह बोला, "मैं उन्हें देख लूँगा।" कुछ बूट जो पहले धीरे धीरे बोलता गया शुरू से ख़राब होते हैं। यदि मैं उन बूटों को ठीक नहीं कर सका तो मैं उनके पैसे आपके बिल में कम कर दूंगा। वह एक बार बिना सोचे विचारे उसकी दुकान में ऐसे बूट पहनकर चला गया जिन्हें किसी बड़ी दुकान से मैंने जल्दबाजी में ख़रीदा था। उसने मेरा ऑर्डर लिया बिना मुझे कोई चमड़ा दिखाए और मेरे पाँव के घटिया जूतों को उसकी दृष्टि भेजती रही। अंत में वह बोला, ये बूट तो मेरे बनाए नहीं हैं। This tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. "It hurts you, dear," he said. "Those big worms have no self-respect." And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. उसके स्वर में न क्रोध था और ना ही दुख और ना ही घृणा, पर उसमें कुछ ऐसी शांति थी कि जैसे मेरा खून जम गया हो। उसने अपने हाथ नीचे किए और जूते के ऊपर एक जगह अपनी उंगली से दबाया जहाँ वह बाएं पैर का जूता जहाँ से आरामदेह नहीं था। "यहाँ पर आपको कष्ट हो रहा होगा," वह बोला। "इन बड़ी दुकानों के मन में आत्मसम्मान की भावना नहीं है और मुझे मानो उसके अंदर कुछ चटक या टूट गया था। वह देर तक ऐसा बोलता रहा। इसी बार मैंने उसे अपने धंधे की दशा तथा कठिनाइयों की चर्चा करते हुए पाया था। "They get it all," he said. "They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this recently. I have no work. Every year it gets less. You will see." And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. "उन फर्मों को ग्राहक मिल जाते हैं," वह बोला, "विज्ञापन की मदद से ऐसा कर लेते हैं, अपने कार्यकौशल द्वारा नहीं। वे हमसे हमारा धंधा छीन रहे हैं। हम तो अपने बूटों से प्यार करते हैं, लेकिन आजकल मेरे पास कोई ऐसा काम या ऑर्डर नहीं है। हर वर्ष जो है धंधा कमज़ोर होता जा रहा है, आप भी देख लेंगे।" और उसके झुर्रीदार चेहरे पर मैंने वह देखा जैसे मैंने पहले कभी भी नोट नहीं किया था। कड़वी चीज़ें, कठोर संघर्ष, और उनकी लाल दाढ़ी में जैसे अचानक ढेर से सफ़ेद बाल आ गए थे।
As best I could, I explained the circumstances of those ill-armed boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother, handling a piece of leather. "Well, Mr. Gessler," I said, "how are you?" He came close and peered at me. "I am ready well," he said slowly, "but my elder brother is dead." यथासंभव मैंने उस अपशोकन वाले बूटों के बारे में बताया, पर उसके चेहरे ने मुझ पर ऐसा गहरा प्रभाव डाला कि अगले कुछ मिनटों में मैंने अनेक बूटों के ऑर्डर उन्हें दे दिए। वे बूट पहले की अपेक्षा अधिक टिकाऊ निकले और मैं लगभग 2 वर्षों तक उनसे नहीं मिल पाया। कई महीनों के पश्चात मैं उनकी दुकान पर जब गया तो इस बार लगा कि उनका बड़ा भाई चमड़े के एक टुकड़े से काम कर रहा था। "कहिए मिस्टर गेस्लर," मैं बोला, "आप कैसे हैं?" वह निकट आया और उसने मुझे गौर से देखा। "मैं तो ठीक ठाक हूँ," वह मंत्रवर में बोला, "मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है." And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan. And never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." "Yes," he answered. "He was a good man. He made a good boot, but he is dead." And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. "Do you want any boots?" And he held up the leather in his hand. "It is a beautiful piece." और मैंने देखा कि सचमुच वही छोटा भाई था, पर वह कितना बूढ़ा तथा जर्द हो गया था, और पहले मैंने कभी उसके मुंह से अपने भाई की बात नहीं सुनी थी। बहुत दुख हुआ मैंने उससे ये चीज़ बोली। "ओह, मुझे अफसोस है।" "जी हाँ," उसने उत्तर दिया। "वह भला व्यक्ति था, बहुत अच्छे बूट बनाता था, पर उनका स्वर्गवास हो चुका है।" उन्होंने अपनी खोपड़ी पर हाथ फेरा, जहाँ बाल अब अचानक कम हो गए थे, मानो वे बेचारे बड़े भाई की मौत का कारण बता रहे थे। "क्या आपको बूट बनवाने हैं?" और उन्होंने अपने हाथ में लिए चमड़े के बारे में बताया कि ये चमड़ा बहुत अच्छा है। आई ऑर्डर्ड several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out. And soon after that I went abroad. It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinned and worn, who generally this time did not at first know me. "Do you want any boots?" he said. "I can make them quickly. It is a black dime." I answered, "Please, please, I want boots all around, every kind." मैंने कई जोड़े जो थे बूटों के ऑर्डर दे दिए। उनको बनकर आने में अभी काफ़ी समय लग गया, पर वह पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छे थे। कोई भी व्यक्ति जो होता है उन्हें पहनकर बेकार नहीं कह सकता था, और वह शीघ्र ही वहाँ से विदेश चला गया। 1 वर्ष पश्चात मैं लंदन लौटकर आया, और मैं जिस पहली दुकान पर गया वह पुराने मेरे मित्र की थी। मैं 60 वर्ष के एक व्यक्ति को छोड़ गया था। मैंने लौटकर 75 वर्ष के व्यक्ति को पाया, जो बहुत दुर्बल और बूढ़ा दिख रहा था। उसने सचमुच मुझे इस बार शुरू में नहीं पहचाना। "क्या आपको बूट बनवाने हैं?" वह बोला। "मैं उन्हें जल्दी ही बना दूंगा, आजकल काम कम है," मैंने उत्तर दिया। "कृपया, मैं हर प्रकार के बूट बनवाना चाहता हूँ." I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. "Mr. Gessler in?" I said. "No, sir." He said, "No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over." "Yes, yes," I said, "but Mr. Gessler—" "Oh," he answered, "dead." "Dead? But I only received these boots from him last Wednesday week." मैं तो उन बूटों को भूल ही गया था, जबकि एक शाम वे आ गए। एक एक करके मैंने उन्हें पहचान कर देखा। आकृति में सुंदर तथा चमड़े में गुणवत्ता वाले सर्वोत्तम थे। मैं सीढ़ी से नीचे भागकर गया, एक चेक बनाई और स्वयं अपने हाथ से डाक में डालने चला गया। 1 सप्ताह पश्चात मैं उस संकरी गली से गुजरा। मैंने सोचा कि अंदर जाकर गेस्लर को बताऊं कि नए बूट कितने फिट हैं,
पर जब मैं दुकान पर पहुंचा तो वहां से उनका नाम हट चुका था। मैं व्याकुल होकर अंदर गया। दुकान पर एक अंग्रेज युवक बैठा था। मिस्टर गैसलर अंदर हैं? मैंने उनसे पूछा। नहीं सर, पर वह बोला कि आपका काम खुशी से वे कर देंगे। हमने दुकान खरीद ली है। ठीक है, मैं बोला, पर मिस्टर गैसलर? ओह, उसने बताया कि वे तो मर चुके हैं। देहांत? पर मैंने तो बूटों को पिछले बुधवार को ही प्राप्त किया था। ओह, he said, poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way. Would keep the shop on. Would not have a soul touch his boot except himself. When he got an order, it took him such a time. People would not wait. He lost everybody. And there he had sit. Going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised. Would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you accept with his ideas? But starvation. वह बोला, बेचारे वृद्ध ने स्वयं को भूखा ही मार लिया, धीरे धीरे भूख से मरा। डॉक्टर ने ऐसे बताया था कि वह अपना काम बहुत मंद गति से करता था। दुकान खोले रखता था। बूटों पर अपने अतिरिक्त किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देता था। जब उसे कोई ऑर्डर मिलता तो वह पूरा करने में बहुत समय लगा देता था। लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अपने सभी ग्राहक खो दिए थे उसने, और वह यहीं बैठा काम करता रहता। मैं तो कहूँगा कि लंदन में उससे बेहतर बूट बनाने वाला कोई नहीं है। पर आप प्रतिस्पर्धा तो देखिए। उसने कभी अपने जूतों का विज्ञापन नहीं दिया। वह सर्वोत्तम चमड़ा भी इस्तेमाल करता था, और सारा काम वो जो था वो स्वयं ही करता था। उसका यह परिणाम हुआ कि उसके जैसे विचारों के साथ और क्या अंत सोच सकते हैं? केवल भुखमरी। That may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night, to the very last. You see, I used to watch him. Never gave himself time to eat. Never had a penny in the house. All went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said, he made good boots. ये बात कहना कुछ अति आवश्यक होगा, पर मैं स्वयं जानता हूँ कि वह अपने बूट बनाने में दिन रात लगा रहता था। मैंने तो उसे अंतिम दिन तक काम करते देखा। मैं उसे देखा करता था। उसने अपने भोजन के लिए भी समय नहीं निकाला। घर के लिए एक पैसा भी नहीं बचा पाता। सारा कुछ किराए और चमड़े में खर्च हो जाता था। वह इतने दिन भी किस प्रकार जीवित रह पाया, मैं नहीं बता सकता। उसके चूल्हे की आग भी अक्सर बुझ जाती थी। वह एक अनोखा व्यक्ति था, पर वह बूट बहुत अच्छे बनाता था। जी हाँ, मैं बोला, वह बूट बहुत अच्छे बनाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।